नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात का समय शुरू हो चुका है। आपके खेत खलिहान में हरियाली की चादर बिछ चुकी है। आपको अपने खेतों में बरसात के समय किस प्रकार के सामयिक कार्य समय रहते ही पूर्व कर लेने चाहिए, इस प्रकार की कुछ विशेष जानकारियाँ लेकर आज हम प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 109 नए कृषि विज्ञान केंद्र खुलेंगे। खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य घोषित। भू नाडेव विधि से बनाए उन्नत खाद, तिल की उन्नत खेती और ट्रैक्टर चलित बीज एवं उर्वरक बुवाई यंत्र। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर वीपी चहल ने कहा है कि देश भर में शीघ्र ही 109 कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। विगत दिनों जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में आयोजित 2 दिवसीय कृषि विज्ञान केंद्रों की राष्ट्रीय कार्यशाला में उक्त जानकारी दी गई। डॉक्टर चहल ने कहा कि किसानों को उन्नत तकनीकी देने में कृषि विज्ञान केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इस मौके पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति सहित वरिष्ठ वैज्ञानिक उपस्थित थे। चालू खरीफ सीजन के लिए केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। कृषि लागत मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति ने समर्थन मूल्य को अपनी मंजूरी दी। धान का समर्थन मूल्य 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। अब धान का समर्थन मूल्य 1410 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इसी तरह सरकार ने दलहनी फसलों के समर्थन मूल्य में 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। सोयाबीन के समर्थन मूल्य में 40 रुपये की वृद्धि की गई है। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला भी किया है। भू नाडेव विधि खाद बनाने की सबसे सस्ती और सरल विधि है। खाद बनाने के लिए ऐसा छायादार स्थान चुनें जहां छन छन कर धूप आ रही हो। जितने भी स्थान पर आप खाद बनाना चाहते हैं उस स्थान को गीले गोबर से लीपें। लगभग 20 से 25 हाथ के बराबर लंबाई और 10 से 15 हाथ के बराबर चौड़ाई का स्थान बनाएं। इस स्थान के चारों ओर जमीन में पत्थर या ईंट की एक परत जमा दें ताकि सामग्री एक ही स्थान पर एकत्रित हो, फैले नहीं। इस स्थान पर गोबर तथा मुलायम चारा अथवा फसल के मुलायम अपशिष्ट, फूल और बीज रहित को एकत्रित करें। कमर से ऊपर की ऊंचाई का ढेर हो जाने पर इस ढेर को चारों ओर से गोबर से लीपें एवं मोटे डंडे की सहायता से इस ढेर के चारों ओर गड्ढे बनाएं। सप्ताह में 1 से 2 बार इस ढेर की सिंचाई करें। सिंचाई के लिए गड्ढों का उपयोग करें। यह ढेर लगभग 85 से 90 दिन के उपरांत ऊपर से दब जाएगा। सुबह 4 से 5 बजे के बीच आप देखेंगे तो इस ढेर से भाप का निकलना बंद हो चुका होगा। अब ढेर की गहराई से थोड़ी सी खाद निकाल कर देखें तो पाएंगे कि खाद ठंडी हो चुकी है। यह खाद अब खेत में डालने के लिए तैयार हो चुकी है। तिलहनी फसलों में तिल एक महत्वपूर्ण फसल है जिसको खरीफ सीजन में मुख्य रूप से उगाया जाता है। मध्य प्रदेश के लिए तिल की अनुशंसित किस्में TKG 21, TKG 22, TKG 55, JTS 8, जवाहर तिल 12, TKG 306 एवं RT 46 है। तिल की बोनी मुख्य रूप से कतारों में करना चाहिए। इसके लिए 2.5 से 3 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। कतारों एवं पौधों के बीच की दूरी 30 से 10 सेंटीमीटर रखते हुए बीजों को कतारों में 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए। ट्रैक्टर चलित बीज एवं उर्वरक बुवाई यंत्र द्वारा 7 से 13 कतारों में बुवाई की जा सकती है। इस यंत्र के प्रयोग से बीज एवं खाद भूमि में उचित गहराई पर बोए जा सकते हैं। यह ट्रैक्टर की 3 पॉइंट लिंक से जुड़ा होता है। इसे लाने, ले जाने तथा खेत में चलाने के लिए बहुत सुविधा होती है। इसके माध्यम से सभी फसलों की बुवाई आसानी से की जा सकती है। यह यंत्र सभी श्रेणी के ट्रैक्टर द्वारा चलाया जा सकता है। पडलर धान की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी कृषि यंत्र है। इस यंत्र द्वारा जुताई के बाद खेत में 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भरकर मचाई कार्य किया जाता है, जो कि धान की फसल की रोपा पद्धति के लिए आवश्यक होता है। उन्नत पडलर का उपयोग खरपतवारों को नष्ट करने, पानी का जमीन के अंदर ज्यादा रिसाव को कम करने एवं धान के पौधों की रोपाई हेतु उपयुक्त परिस्थिति बनाने के लिए किया जाता है। पडलर को पशु चलित यंत्र एवं ट्रैक्टर द्वारा भी चलाया जा सकता है। इस यंत्र
यंत्र का उपयोग मुख्य रूप से धान उत्पादक क्षेत्रों में किया जाता है। किसान भाई 4 इंच वर्षा होने के पश्चात ही खरीफ फसलों की बुवाई करें। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। स्वयं का बीज उपयोग करने से पूर्व अंकुरण ज्ञात करना चाहिए। बीज अंकुरण ज्ञात करने के लिए 100 दानों का चुनाव कर गीले टाट या बोरी में रखकर अंकुरित बीज की गणना करना चाहिए। स्वयं के बीज को बीजोपचार औषधि से उपचारित कर ही बोना चाहिए। अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु विकास खंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नज़र डालेंगे आज के मंडी भावों पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, खरीफ की फसलों में बोनी का समय आ चुका है और खरीफ की फसलों की जब पौध तैयार होती है तो हमें ऐसे में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उनमें कीट न पनपें, व्याधियां न पनपें। और ऐसे ही अगर कीट पनपते रहे तो इसके साथ साथ आपको आर्थिक नुकसान भी बहुत उठाना पड़ेगा और आपकी फसलों को भी नुकसान होगा। तो इस तरह के कीट और व्याधियों से बचने के लिए हमें किस तरह के सामयिक कार्य समय रहते ही कर लेने चाहिए? प्रमुख रूप से जो सब्जियां हमारे किसान भाई उगाते हैं वे हैं भटा, टमाटर एवं मिर्च। तो जो मिर्च हमारी लगती है उसमें कहीं ना कहीं किसान भाइयों को अपने उत्पादन के दौरान रोग व्याधियों का भी सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी उपज में बहुत अधिक हानि होती है। जो रोग हमारे मिर्च की उपज को कम करते हैं उसमें प्रमुख रूप से जो लीफ कर्ल, जिसे कि हम लोग चुर्रा मुर्रा रोग भी कहते हैं, ये रोग जो है वायरस के द्वारा होता है। परंतु इस रोग के लक्षण पहचानना इसलिए आवश्यक है कि किसान भाइयों को अपने उत्पादन के दौरान ये समझना आवश्यक है कि जो वायरस द्वारा बीमारियां होती हैं उसमें वायरस का नियंत्रण तो नहीं हो सकता, लेकिन वायरस जिन माध्यमों के द्वारा या जिन कारकों के द्वारा फैलता है उसका नियंत्रण किया जा सकता है। ये रोग जो होता है ये वाइट फ्लाई, जो कि सफ़ेद मक्खी जिसे कि हम सभी किसान भाई जानते हैं, उसके द्वारा फैलता है। इस सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए हमको क्या करना है, इसको जानने के पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि इस लीफ कर्ल यानी कि चुर्रा मुर्रा रोग के लक्षण क्या है। इसमें सभी किसान भाई देखते हैं कि हमारा पौधा जो है छोटा रह जाता है एवं पत्तियां जो है सिकुड़ के छोटी रह जाती हैं, एवं उन पत्तियों के छोटे रह जाने के कारण जो इंटरनोड्स हैं यानी कि जो अंतर्वर्ती हमारा बीज की दूरी है वो भी कम हो जाने के कारण पौधा जो है हमारा छोटा दिखाई देने लगता है। इसमें फूल भी कम लगते हैं। जब हमारे पौधे में फूल कम लगते हैं तो उसमें फल भी की मात्रा भी जो है कम हो जाती है, जिससे आपकी उपज को बहुत अधिक हानि होती है। इस सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए हम सभी को ये देखना होगा कि जो हमारे रसायन इसके नियंत्रण के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो सर्वांगी कीटनाशी होते हैं, जैसे कि मेटासिस्टॉक दवाई जिसे कि हम इस्तेमाल करते हैं, इसका 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बना के इन रोगग्रस्त पौधों के ऊपर छिड़काव करें, जिससे कि इन रोगवाहक कीटों का नियंत्रण होगा। इसके अलावा भी आप इमिडाक्लोप्रिड जो दवाई है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी दवा की मात्रा जो होती है ये आधा ml प्रति लीटर या
आधा ml से भी थोड़ा सा कम, हम आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से भी उसे छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह इन सर्वांगी कीटनाशी जो हमारी दवाएं हैं, इनका इस्तेमाल करके आप रोग फैलाने वाली सफ़ेद मक्खियों का नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे कि ये बीमारी जो है आपकी रोगग्रस्त पौधों से आपके स्वस्थ पौधों में नहीं फैल पाएगी और आपके बचे हुए जितने पौधे हैं उनसे अच्छी आपको पैदावार मिलेगी। इस चुर्रा मुर्रा रोग के अलावा भी दूसरी बीमारियां भी जो हैं हमारे फसल उत्पादन के दौरान आती हैं, जैसे कि हम कहते हैं इसे एंथ्रैक्नोज या श्यामवर्ण बीमारी के नाम से भी हम जानते हैं। ये 2 अवस्थाओं में आती है। पहली इसको हम फ्रूट रॉट या राइप रॉट के नाम से भी जानते हैं बीमारी को, और दूसरी डाईबैक के नाम से भी जानते हैं। तो जो फ्रूट रॉट के सिम्टम हैं उसमें जो हमारे फल लगते हैं, फलों के ऊपर आप देखते होंगे कि छोटे छोटे गोल छल्ले के समान आकृतियां बन जाती हैं, और इन आकृतियों पे फफूंद जो है अपने बीज जब बनाता है तो वो गुलाबी कलर की संरचनाएं दिखाई देने लगती हैं। ये सामान्यतः पके हुए फलों पे आपको ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन जो हमारे स्वस्थ हरे फल होते हैं वो भी इस बीमारी के द्वारा ग्रसित होते हैं। और इस बीमारी के द्वारा जो फल रोगग्रस्त हो जाते हैं, ये अपनी पूर्ण अवस्था तक पहुंचने से पहले, परिपक्व होने के पहले ही आपके पौधों पर से गिर जाते हैं, क्योंकि ये रोग जो है इन फलों की टहनियों पे भी आ जाता है, जिससे कि इनका लगाव जो हो जाता है वो पौधे से जुड़ाव कम हो जाता है, जिससे कि ये परिपक्व होने के पहले गिर जाते हैं। इसके अलावा ये दूसरा जो डाईबैक सिम्टम्स हम कहते हैं कि डाईबैक, जिसमें कि पौधा ऊपर से सूखना चालू करता है। जब रोग का प्रकोप होता है तो पौधे में इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं कि पौधे की ऊपर की जो शाखाएं हैं वो किसी सूखी टहनी की भांति हो जाती हैं, और रोग की अत्यंत रोगग्रस्त होने पे, पौधे के अत्यंत रोगग्रस्त होने पे उसमें हमारे इस फफूंद के एसरवुलस फॉर्म होने लगते हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है वो कोलेटोट्राइकम के द्वारा होती है। तो ये फफूंद अपने एसरवुलस बना के ये काले कलर की बारीक संरचनाएं दिखाई देती हैं। इससे पौधा ऊपर से नीचे की तरफ सूखना चालू कर देता है। तो किसान भाइयों को अब ये चूँकि लक्षण के बारे में अगर जानकारी है तो फिर उसके बाद हमको इसका नियंत्रण किस तरह से करना है, उसके लिए हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बीज का चयन करें तो हमेशा जो अपने घर का बीज हम इस्तेमाल करते हैं अगले वर्ष बुआई के लिए, वो स्वस्थ पौधों से लिया हुआ बीज होना चाहिए। हम इस बीज का भी थायरम नामक दवाई से, जो कि 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम बीज का उपचार भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो रोगग्रस्त टहनियाँ हो गई हैं, आप उन्हें भी, अगर छोटी जगह में आपका फसल लगी हुई है, थोड़ी सी जगह में है, तो आप रोगग्रस्त टहनियों को भी शुरुआत की अवस्था में ही काट के अलग कर दें, जिससे कि हमारे इस फफूंद का जो इनाकुलम होता है जिसके द्वारा ये बीमारी फैलती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके अलावा आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवाई आती है या पेरोनॉक्स आती है, इनका 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में भी आप घोल बना के आप पौधों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। ये हमारे प्रमुख बीमारियां हैं जो कि हमारे मिर्च की फसल में आती हैं। इसके अलावा भी और भी जो फसलें आप लेते हैं, जैसे जितनी भी सोलेनेशियस क्रॉप लेते हैं, उसमें आप ये देखते हैं कि जितनी भी सोलेनेशियस क्रॉप, मतलब ये कहूँ कि सोलेनेसी कुल के जो पौधे हैं, चाहे वो मिर्च है, चाहे भटा है, चाहे टमाटर है, सभी में आपको ये देखने को आता है कि बैक्टीरियल विल्ट नामक जो बीमारी आती है, ये हमारे लिए बहुत समस्या का विषय है। इसमें पौधा खड़े खड़े सूख जाता है। इसमें नीचे की पत्तियां आप देखते हैं कि पहले सूखना चालू करती हैं, उसके बाद ये पूरा पौधा जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि गर्मियों में सॉइल सोलराइजेशन करके हमको इस बैक्टीरिया की, जो बीमारी बैक्टीरिया द्वारा फैलती है, उसको कम करने की कोशिश करना है। इसके अलावा जहाँ पे भी आप सुपर फॉस्फेट वगैरह डालते हैं वहाँ पे रोग का प्रकोप आपको अधिक दिखता है। नमी की अधिक मात्रा होने पे के बाद भी ये बीमारी जो है अधिक फैलती जाती है। अतः किसान भाई इसको ध्यान रखेंगे और इस तरह के प्रबंधन करके हम इन बीमारियों का नियंत्रण कर सकते हैं। धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान,
सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि प्याज की खपत हमारे देश में मसालों के साथ साथ सलाद के रूप में भी होती है और प्याज की खेती करके आप आर्थिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। ऐसे में चाहिए कि खेती से पूर्व आप कुछ सामयिक कार्य पहले ही कर लें तो प्याज की खेती से और अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। प्याज की खेती के लिए आपको किस प्रकार की विशेष जानकारियां लेनी चाहिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो आइए विशेष बातचीत करते हैं आज के हमारे विशेषज्ञ से। भारतीय खाना विश्व में अपने स्वाद के कारण एक विशेष स्थान रखता है और इस बेहतरीन स्वाद के पीछे भारत में होने वाली विभिन्न मसाला फसलों का विशेष योगदान है। विशाल भारतीय कृषि भूभाग में वातावरण की विविधता के चलते लगभग सभी स्थानों पर मसाला फसलों की खेती की जाती है। भारतीय खाने को विशिष्ट स्वाद देने में विभिन्न कंदों का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें लहसुन, अदरक और प्याज प्रमुख है। बगैर प्याज के तो मसालेदार लजीज खाने की कल्पना करना भी मुश्किल है। प्याज की खेती समूचे भारत में प्रमुखता से की जाती है। मध्य प्रदेश में ही प्याज का रकबा बेहद विशाल है और इससे प्याज का उत्पादन लगभग 2.5 लाख टन किया जाता है। मध्य और उत्तर भारतीय क्षेत्र में सामान्यतः रबी के मौसम में प्याज की खेती की जाती है, परंतु कृषि वैज्ञानिकों के प्रयोगों और तकनीकों के सहयोग से अब प्याज का उत्पादन खरीफ में भी लिया जाने लगा है। किसान भाइयों, प्याज की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। प्याज की खेती करने से पूर्व खेत में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद की 200 क्विंटल मात्रा प्रति हेक्टेयर के मान से खेत में मिलाना चाहिए। वहीं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में नाइट्रोजन 150 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम और पोटैश की 80 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। इसके साथ 50 किलोग्राम गंधक का छिड़काव भी आवश्यक हो जाता है। प्याज की रोपाई के 1 से 1.5 माह के बाद खरपतवार की सफाई अवश्य ही करें। पौधों की गुड़ाई करना और मिट्टी चढ़ाने से उत्पादन बेहतर मिलने की उम्मीद होती है। यदि खरपतवार नियंत्रण फसल की समय समय पर गुड़ाई ना की जाए तो उत्पादन के 50% तक घट जाने की संभावना हो जाती है। दरअसल कंद की बढ़वार के लिए खेत की मिट्टी को ढीला रखना जरूरी है, तभी कंद का आकार बढ़ने में मदद मिलती है। रबी की प्याज लेते समय आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई अवश्य ही करें। प्याज की फसल में विभिन्न कीट रोगों से बचाव भी अत्यंत आवश्यक है, अतः समय समय पर पौधों का गहन निरीक्षण करें और कीट रोग के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत उपचार की व्यवस्था करें। जब कंद पक जाए और फसल के पत्ते सूखने लगे तब फसल में हल्की सिंचाई कर दें और 2-3 दिन बाद खुदाई कर फसल को उखाड़कर उचित सुरक्षित छायादार स्थान पर 3 से 4 दिन के लिए खेत में ही छोड़ दें। बाद में सूखी हुई प्याज की कटाई के समय लंबा डंठल छोड़ते हुए कंद काट कर 10 से 15 दिन सुखाएं, फिर ग्रेडिंग कर प्याज का भंडारण करें। प्याज की खुदाई के 15 दिन पहले प्याज में मेलेखाइडाजाइड एक हार्मोन्स होता है, उसका 200 ppm के सॉल्यूशन बनाकर स्प्रे कर देने से इससे कि प्याज की स्प्राउटिंग नहीं होती है। दूसरा क्या है कि प्याज भंडारण के लिए प्याज को पहले ग्रेडिंग कर लेना चाहिए। ग्रेडिंग में उसमें 2-3 बिंदु में है। एक तो क्या है कि जो ज़्यादा मोटी गर्दन वाली प्याज है उसको अलग कर देना चाहिए, दूसरी जो ज़्यादा छोटी प्याज है उसको अलग कर देना चाहिए, क्योंकि मोटी गर्दन वाली प्याज जल्दी सड़ जाती है और छोटी वाली है वो भी सड़ जाती है। फिर प्याज को ग्रेडिंग करके प्याज को जहाँ वेंटिलेशन हो प्रॉपर उसमें जालीदार बोरों में भर के रख देना चाहिए और उसमें एग्जॉस्ट फैन लगा देना चाहिए, जिससे कि प्याज का हवा क्रॉस होती रहे तो उससे प्याज खराब नहीं होती है। प्याज का भंडारण भी उन्नत तकनीक से किया जाए तो प्याज जल्दी खराब नहीं होती, अतः ध्यान रखें प्याज के भंडारण के लिए लकड़ी के खुले जालीदार खानों में इन्हें संग्रहित करना चाहिए।
जालीदार बोरों में संग्रहित प्याज पर हमेशा ध्यान रखें। किसी प्याज के गलने की दशा में तुरंत उसे संग्रहण क्षेत्र से बाहर निकाल दें। संग्रहित प्याज के बोरों को प्रति सप्ताह उलटते पलटते रहने से प्याज सुरक्षित रहती है। यदि आप प्याज का भंडार गृह बनाना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र के उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें, जहां आपको भंडारण गृह बनाने की उन्नत तकनीक और अनुदान के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है। किसान भाइयों, उचित ढंग से भंडारित प्याज को ज्यादा समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। अतः आप प्याज का भंडारण करके रखें और उचित समय पर बाजार में बेचकर अच्छा लाभ कमाएं। प्याज की मांग और इसकी आवश्यकता साल भर बनी रहती है और रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में इसका उत्पादन लेकर उचित भंडारण कर समय समय पर कृषि लाभ ले सकते हैं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। भाइयों, आज का हमारा यह अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आप अपने कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र शामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।